पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट? ये एक एटम का मास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो भार होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब वो बिल्कुल हल्का होता है, तो उसके भार को हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एटॉमिक मास है, मतलब जो एटम का मास है उसका भार केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो जो हमारा एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे, वो प्रोटॉन के भार प्लस में न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके बच्चे, तो जो हमारा बच्चे एक एटम का भार होता है ना बच्चे, वन एटम का जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। क्या होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, जो कि काफी छोटा है क्योंकि बच्चे 10 की पावर माइनस 24 है, मतलब इस 1 से आगे 24 जीरो और लगेंगी, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा 0.00000000 24 बार, फिर 166 ग्राम। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो जो हमारे एटम का वेट होता है बच्चे वो काफी ही ज्यादा ग्राम में काफी ज्यादा छोटा होता है, इसलिए हम एटम के वेट को एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं। ओके, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। आइए बच्चों इसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बच्चे इसका एग्जांपल है जैसे कि कार्बन। जो हमारा कार्बन होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, मतलब जब हमने 118 एलिमेंट को खोजा या डिस्कवर्ड किया तो उसमें जो छठा एलिमेंट हमने रखा पीरियोडिक टेबल में वो था हमारा कार्बन। तो जो एटॉमिक नंबर है बच्चे इसका होता है कितना प्यारे बच्चों? 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, कितना है प्यारे बच्चों? 6 है। तो अगर किसी एलिमेंट का या कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 होंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है ना। मतलब किसी का अगर एटॉमिक नंबर हमें गिवन है तो उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 4 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसलिए इसके अंदर जो प्रोटॉन है बच्चे वो भी कितने लिख दिए हमने? 6 लिख दिए। ओके, तो प्रोटॉन का है इसके अंदर बच्चे, ये मान लो कि ये जो पिंक वाले हैं ये प्रोटॉन है। क्या है बच्चे? प्रोटॉन है। और जो ये ब्लू वाले हैं बच्चे ये है न्यूट्रॉन। क्या है प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इसके अंदर 6 पिंक कलर की बॉल है तो 6 प्रोटॉन हो गए, और इसके अंदर 6 नीले कलर की बॉल है तो इसलिए इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन हो गए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिंक वाली बॉल प्रोटॉन है, ब्लू वाली बॉल न्यूट्रॉन है, और जो ये ग्रीन वाली बॉल है बच्चे ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। तो इसका तो कोई भार है नहीं, इसका कोई मास है नहीं, तो इसलिए जो हमारा एटम है उसका वेट केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है? एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसलिए जो हमारा कार्बन एटम है बच्चे इसका भार होगा 12, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना।
तो बच्चे जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के जोड़ के बराबर होता है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, बहुत सारे ज्यादातर केस में जो हमारा भार होता है बच्चे, वो एटॉमिक नंबर के दुगना हो जाता है। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर मैं इसका दुगना करूं तो मेरा एटॉमिक मास भी आ सकता है बच्चे। कैसे? 6 का दुगना क्या होता है? 12। तो बहुत सारे केस में क्या करते हैं, हम सीधा एटॉमिक नंबर का दुगना भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोटॉन तो पता होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पता होते। न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं बच्चे, कभी कभार ज्यादा हो जाते हैं। जैसे किसी में 6 प्रोटॉन है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे, है ना। तो बहुत से ऐसे केस होते हैं जहां पे दुगने से एक ज्यादा भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चे। इसका सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो जो हमारा ऑक्सीजन है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो मैंने बताया था अगर इसका एटॉमिक मास निकालना है तो हम एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दुगना। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका? 8 का दुगना क्या होता है बच्चों? 8 का दुगना होता है 16, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका एटॉमिक मास आएगा बच्चे, वो आ गया 16। देखो ये रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरली एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के दुगने से एक ज्यादा हो जाता है। वो कौन कौन से केसेस हैं? जैसे कि बच्चे सोडियम। तो जो हमारा सोडियम होता है बच्चे, इसका जो एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों, वो होता है 11। बट इसका जो एटॉमिक मास है बच्चों, तो 11 का दुगना तो 22 होना चाहिए, बट इसका होता है एक ज्यादा, वो होता है 23, ठीक है ना। इसका सेकंड एग्जांपल है जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना। ओके, मैंने आपको बताई थी टेबल्स, एक 18 एलिमेंट की टेबल बताई थी ना, उसमें क्लोरीन था, है ना। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है बच्चे? एक दुगने से एक ज्यादा। तो 17 का दुगना हो जाएगा 34, और उसमें एक जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 35। तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा बच्चों 35, ठीक है ना। तो हमें सोडियम और क्लोरीन ऐसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या करना पड़ेगा बच्चे? याद रखना पड़ेगा, जिसमें दुगने से एक ज्यादा होता है। ये ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन एक ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है बच्चे, वो है 11। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 11। बट इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चे, वो हो जाते हैं 12। तो इसलिए इसका जो एटॉमिक मास आ जाता है बच्चे, वो हो जाता है 12 और 11 23, ठीक है ना। तो इसमें न्यूट्रॉन एक ज्यादा होते हैं, इस वजह से एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? हमारा कुछ एलिमेंट्स का दुगने से एक ज्यादा आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट? जब हमारे बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे, इनमें जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एटम आ रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? जब हमारे दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम, जब हमारे दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि यहां पे मेरे दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ये रहा और एक यहां पे हमारा हाइड्रोजन का एटम है। ओके, तो ये दो हाइड्रोजन के एटम
ये दोनों एटम एक जैसे हैं और ये आपस में जुड़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। बच्चों, इसका सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है, यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में जुड़ रहे हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। बच्चे, एक चीज होती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है बच्चे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं उसे हम उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे यहां पे जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है बच्चे, वो दो ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। बच्चे, अब हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का जो थर्ड एग्जांपल है बच्चे, वो है ओजोन। क्या है प्यारे बच्चों? ओजोन। ओजोन क्या होता है स्टूडेंट? ओजोन हमारी ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसे हम O3 भी कहते हैं। बच्चे, जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। अगर हम एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में जाते हैं तो वहां पे हमारी ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है O3। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीजन के 3 एटम क्या हो रहे हैं बच्चे, आपस में मिल रहे हैं। ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चे, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। तो यहां पे 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ गए। यहां पे 3 ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में जुड़ गए कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो इसलिए इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और इसकी एटोमिसिटी क्या होगी बच्चे? इसकी एटोमिसिटी होगी 3, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बन रहा है, 1, 2 और 3, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी 3 होगी। ओके बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे सल्फर मॉलिक्यूल। जो हमारे सल्फर का मॉलिक्यूल होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है S8। हमारे सल्फर के 8 एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमने S8 रखा है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, एक ये रहा सल्फर, ये भी सल्फर है बच्चों, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, तो ये सारी सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर के 8 एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, और वो किस कारण जुड़े बच्चे? वो जुड़े हमारे कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, तो इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि इसके एटोमिसिटी क्या होगी, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इसके अंदर 8 एटम है, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी बच्चे 8 होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं बच्चे? ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्चुअली हमारे सारे एलिमेंट चाहते हैं कि उनके आउटर सेल यानी आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बोलते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, हम किसी से रिएक्ट क्यों करें। ओके, तो ये क्या करते हैं बच्चे? ये अपना अकेले रहते हैं। क्या करते हैं? अकेले रहते हैं। तो जो हमारा नोबल गैसेस होती है बच्चे, उनके मतलब हमें सिंगल
एटम भी देखने को मिलते हैं। तो नोबल गैस हमें बिल्कुल सिंगल देखने को मिलते हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ते, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि हमारा नियॉन, जो हमारा नियॉन है बच्चे ये एक नोबल गैसेस है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसलिए ये एक नोबल गैसेस है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे अगर बच्चे 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। मतलब इसमें 2 अलग अलग एटम आपस में जुड़ेंगे। इसका एग्जांपल है बच्चे जैसे कि हमारा वाटर। तो जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चे ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम दोनों अलग अलग एटम हैं और वो आपस में जुड़ेंगे, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम, ये रहा हाइड्रोजन का एटम, तो 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ रहे हैं जो कि अलग अलग एटम हैं, इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चों HCl मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसका मॉलिक्यूल भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। क्यों है बच्चे? आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के और क्लोरीन के अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ गए हैं, तो इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आयंस। आयंस क्या होते हैं? अगर किसी एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम में हमें कोई चार्ज दिखाई दे, या तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे हम आयन कहते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम कैटायन कह देंगे, और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम एनायन कहते हैं। बच्चे जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा Na के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ये क्या होगा बच्चे? ये होगा कैटायन। क्या हो जाएगा? कैटायन। ये एक आयन है जिसका नाम होता है कैटायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चे जैसे कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? इस आयन का नाम होगा एनायन। ये आयन क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये आयंस हैं और ये आयन के टाइप हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन। अब हम पढ़ेंगे बच्चे आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चे वो मेटल के आयन और नॉन मेटल के आयन के आपस में जुड़ने की वजह से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि NaCl, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारा एक आयोनिक कंपाउंड होता है, जिसमें जो सोडियम है वो एक मेटल है और जो क्लोरीन है बच्चे वो एक नॉन मेटल है। आइए देखते हैं। तो इधर हमें दिख रहा है बच्चे कि ये सोडियम जो Na जो है उसे हम कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। और ये एक मेटल होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक मेटल। ओके स्टूडेंट, ये क्या होता है? एक मेटल होता है। ये जो Cl है इसे हम क्लोरीन कहते हैं और ये एक नॉन मेटल है। क्या है प्यारे बच्चों? नॉन मेटल। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमारे मेटल और नॉन मेटल के आयन आपस में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो एक मेटल है
और जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे जुड़ते हैं। चलिए, तो बच्चे जो हमारा सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11, मतलब ये हमें पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पर मिलता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे, पहले सर्कल यानी कि पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 लिख दिया। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8 लिख दिया। तो 2 और 8 कितना हो गया बच्चे, 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बट एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में आएगा। तो इसमें जो लास्ट शेल है बच्चे या आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल या आउटरमोस्ट सर्कल के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, ठीक है ना। जो हमारी लास्ट शेल होगी, आउटरमोस्ट शेल होगी, उसके अंदर हमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारे सोडियम की लास्ट क्या है बच्चे, लास्ट शेल है। मतलब मान लो एग्जांपल कि मेरा एक सोडियम है, ठीक है बच्चों, जैसे कि यहां पे क्या है बच्चों, हमारा एक सोडियम है। तो ये जो सोडियम है बच्चे, इसके लास्ट शेल, मतलब लास्ट शेल में कितने, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब पीरियोडिक टेबल में हमें ये 17वें नंबर पे मिलता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चे, पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले वाले सर्कल में 8 आएंगे। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 बचे। तो लास्ट वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहां पे हमने मान लिया कि जो हमारे क्लोरीन है इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आए। ओके, तो अब क्या होता है बच्चे, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों जाते हैं आपस में एक दूसरे से लड़ने, यानी कि एक दूसरे से रिएक्ट करने, एक दूसरे से जुड़ने जाते हैं ना, तो लड़ेंगे पहले। तो ये सोडियम बोलेगा भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम बोलेगा क्लोरीन भाई चल अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो क्लोरीन बोलेगा भाई तू पागल है क्या, हम 7 बंदे, तू खाली अकेला, तू मेरे से 7 के 7 मांग रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा बच्चे, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे 7 दोस्त हैं। ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है ना। देखो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उस पे चार्ज आता है बच्चे पॉजिटिव का, तो इसलिए सोडियम के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव का चार्ज। एग्जांपल, जो अमीर होता है वही पैसे देता है ना, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है। तो इसलिए सोडियम के ऊपर क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इस सोडियम में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया बच्चे, जैसे ही ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये अब इसके बाद क्या होगा, ये NaCl क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा NaCl। देखो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। अब बच्चे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कैटायन, और जो हमारा क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे एनायन। अब हम देखते हैं बच्चे कि हमारा सेकंड आयोनिक कंपाउंड
कैसे बनता है, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में बच्चे जो Mg है वो एक मेटल है, मैग्नीशियम जिसे हम कहते हैं, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे भी दो मेटल के, एक मेटल के आयन और एक नॉन मेटल के आयन आपस में मिलेंगे और एक आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। बच्चे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि Mg को हम कहते हैं मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे MgO में Mg आ रहा है, तो Mg को हम कहते हैं मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये 12वां एलिमेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें जो पहला सर्कल होगा बच्चे, क्या होगा इसके अंदर, पहला जो सर्कल होगा उसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे अगले वाले सर्कल के अंदर 8 आएंगे, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। कितने बच्चे, 2। तो लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चे, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मैग्नीशियम है बच्चे, ये जो मैग्नीशियम है इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर में कितने बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। जो हमारा ऑक्सीजन होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होगी। पहले वाले सर्कल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओके। उससे अगले वाले सर्कल के अंदर आएंगे बच्चे, कितने बचे, 6 बचे ना, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो सबसे बाहर का सर्कल होगा ऑक्सीजन का, उसके अंदर 6 सर्कल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला सर्कल है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, इसके अंदर हमने 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रेड पॉइंट से दिखाया है, ओके। अब क्या होगा बच्चे, आइए जानते हैं। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी कि फाइट करेंगे। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चुपचाप अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। मैग्नीशियम डर जाएगा क्योंकि इसके पास 6 दोस्त हैं, इसके पास 2 हैं। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, डर के मारे। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जो इलेक्ट्रॉन छीनता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आ गया। तो ये हमारा हो गया बच्चे, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये होता है हमारा कैटायन। तो हमारा मैग्नीशियम हो गया कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या है बच्चों, एक मेटल है। ये हमारा होता है एक मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो है एक नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक मेटल का कैटायन एक नॉन मेटल के एनायन के साथ जुड़ गया, तो इसलिए ये एक आयनिक कंपाउंड है। बच्चे ये जुड़ के क्या बनाएगा, MgO। क्या बनाएगा बच्चों, MgO। मतलब Mg और जुड़ गए ना, तो ये +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और MgO हमें देखने को मिलेगा। बच्चे अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। मतलब जब 2 कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं। आइए जानते हैं पहले कुछ आयोनिक कंपाउंड का नाम लिखना, ठीक है ना। तो मैंने बताया था बच्चे कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के आपस में जुड़ने की वजह से होते हैं। आयोनिक कंपाउंड के अंदर मेटल के आयन और नॉन मेटल के आयंस आपस में जुड़ते हैं और एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे बच्चे जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है वो है NaCl।
NaCl का मतलब होता है बच्चे सोडियम क्लोराइड। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसमें जो मेटल है बच्चे, सोडियम क्या है? एक मेटल है। इसके अंदर जो नॉन मेटल है वो है क्लोरीन। ये जो हमारा Na है वो मेटल है और जो Cl है बच्चे वो है नॉन मेटल। ओके ओके, तो बच्चे अब हमने इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो जैसे ही ये एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो नॉन मेटल के पीछे आइड लग जाता है। क्या लग जाता है? आइड, ठीक है ना। तो Na को क्या कहते हैं? सोडियम, और Cl को क्या कहते हैं बच्चे? क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीन। बट इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? इसे वैसे कहते हैं क्लोरीन, बट हम क्लोरीन नहीं लगाएंगे, हम इसके पीछे आइड लगा देंगे, तो इसको हम कह देंगे क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका नाम बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चे जैसे कि MgO। क्या बच्चों? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें जो मेटल है बच्चे वो क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है, और इसके अंदर नॉन मेटल क्या है बच्चे? ऑक्सीजन है। ये Mg और O से बन रहे हैं, तो मेटल क्या है? मैग्नीशियम है, और नॉन मेटल क्या है? ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल के पीछे क्या लगा देंगे? आइड लगा देंगे। जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो नॉन मेटल के पीछे आइड लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा बच्चे? इसका नाम होता है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन का बन जाएगा, ऑक्सीजन का ये जन हट जाएगा और आइड लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड। तो इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका थर्ड एग्जांपल है बच्चे Na2CO3। Na2CO3 का मतलब है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ये Na2CO3 किस किस चीज से मिलकर बन रहा है? एक तो बन रहा है Na से मिलकर बन रहा है, और दूसरा कार्बोनेट की वजह से। तो जो Na है बच्चे वो मेटल है, सोडियम क्या है? एक मेटल है। Na को हम कहते हैं सोडियम, ठीक है ना, और ये क्या है? एक मेटल है। जो CO3 है बच्चे, इसे हम कहते हैं बच्चे ये है एक नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल है, और ये इसे हम कहते हैं कार्बोनेट। क्या कहते हैं बच्चे? कार्बोनेट। तो इसका टोटल नाम बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जब हम दो नॉन मेटल को रिएक्ट करवा के एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो जब हम दो नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं या आपस में जोड़ते हैं बच्चे, तो उसमें से एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे HCl, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये HCl बच्चे किस किस चीज से बन रहा है? ये दो नॉन मेटल से बन रहा है, ठीक है ना। वो नॉन मेटल कौन कौन से हैं? एक तो है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन है बच्चे वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। कौन सा है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है बच्चे इसके अंदर बहुत ही कम पावर है, ठीक है। और जो मेरा ये जो क्लोरीन है बच्चे, ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, मतलब इसके पास ज्यादा पावर है, ठीक है ना। ओके, तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो बच्चे H को तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और मैंने बताया था कि नॉन मेटल के पीछे क्या लगा देते हैं? पीछे वाले के पीछे हम आइड लगा देते हैं। वैसे हम इसे बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लोरीन, ठीक है ना। बट ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोराइड बन जाएगा। बताया था ना, पीछे वाले एलिमेंट के पीछे हम आईडी लगा देते हैं, तो इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चे इसका नेक्स्ट एग्जांपल है H2S। तो ये H2 और S से मिलकर बन रहा है। ये इसमें जो H2 है बच्चे, ये एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, मतलब इस नॉन मेटल के अंदर पावर कम है। और ये जो मेरा S है बच्चे, ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है जिसके अंदर पावर ज्यादा है। इस H2 को हम कहते हैं बच्चे हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और जो हमारा S है बच्चे, इसे हम वैसे कहते हैं सल्फर। क्या कहते हैं बच्चों? सल्फर।
बट मैंने बताया था पीछे वाले एलिमेंट के पीछे क्या जुड़ जाएगा, आइड जुड़ जाएगा, तो सल्फाइड हो जाएगा। सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फाइड। जैसे क्लोरीन का क्लोराइड, सल्फर का सल्फाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S को हम क्या कहते हैं बच्चे, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बच्चे हम ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो या मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हो। आइए देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बच्चे CO। क्या है बच्चों, CO। C का मतलब होता है कार्बन, और इसके अंदर केवल एक ऑक्सीजन है। एक को हम साइंस में कहते हैं बच्चे मोनो, और ऑक्सीजन पीछे जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन जाएगा, तो मोनो ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। जो इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चे वो है CO2। तो CO2 क्या होता है बच्चे, C फॉर कार्बन, दो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है या दो एटम है बच्चे, तो यहाँ पे दो को हम कहते हैं साइंस में डाई, और ऑक्सीजन अगर किसी के पीछे लगता है तो वो हो जाता है ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसकी नेमिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले की नेमिंग क्या होगी बच्चे, देखो P को हम कहते हैं फॉस्फोरस। 3 एटम है, क्लोरीन के 3 एटम है, तो 3 को हम कहते हैं साइंस में ट्राई, और Cl को हम कहते हैं बच्चे क्लोरीन कहते हैं। वैसे अगर क्लोरीन किसी के पीछे जुड़ता है तो उसे हम कह देते हैं क्लोराइड, ठीक है। अगला है CCl4। C को हम कहते हैं कार्बन, 4 एटम है, इसे हम कहते हैं टेट्रा। क्लोरीन किसी के पीछे जुड़ता है तो वो क्लोराइड बन जाता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है PCl5। P को हम कहते हैं फॉस्फोरस, 5 एटम है, पेंटा। Cl का मतलब क्लोरीन होता है, बट क्लोरीन किसी के पीछे जुड़ता है तो वो हो जाता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। बच्चों अब इनकी नेमिंग देखते हैं। देखो NO को हम क्या कहेंगे, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और एक ऑक्सीजन को हम कहते हैं केवल ऑक्साइड। मोनोऑक्साइड भी कह सकते थे, बट हम केवल नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है NO2। N को हम कहते हैं बच्चों नाइट्रोजन, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। दो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 2 को हम साइंस में कहते हैं डाई, और ऑक्सीजन अगर किसी के पीछे लग जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों N2O। N2O का मतलब N को हम कहते हैं बच्चे नाइट्रोजन, बट यहाँ पे 2 हैं। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 को हम साइंस में कहते हैं डाई, तो डाई लग जाएगा। और N को हम कहते हैं नाइट्रोजन। इस ऑक्सीजन पीछे लग रहा है, तो अगर ऑक्सीजन पीछे लग जाता है तो उसे हम कहते हैं, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, एक ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन पीछे लग रहा है तो मोनोऑक्साइड, या हम इसे ऑक्साइड भी कह सकते थे। नेक्स्ट है बच्चे N2O3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, 2 है, क्या है, N के पीछे 2 लग रहा है ना, तो 2 है, 2 को हम कहते हैं डाई, N मतलब नाइट्रोजन। 3 एटम है, 3 को हम कहते हैं ट्राई, और O मतलब ऑक्सीजन अगर किसी के पीछे लगता है तो हो जाएगा ऑक्साइड, है ना। पहले नंबर लिखते हैं हमेशा, 2 डाई, 2 का मतलब क्या होता है बच्चे, डाई, और N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। 4 का मतलब साइंस में होता है टेट्रा, आपने सुना है ना, टेट्रा जूस पैक जो आता है, उसका मतलब है उसमें 4 लेयर होती है ना, तो टेट्रा कहते हैं 4 को। और O मतलब क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन अगर किसी के पीछे जुड़ जाता है तो वो हो जाता है ऑक्साइड, तो इसका मतलब इसकी नेमिंग हो जाएगी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बच्चे अगर हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होगा तो हाइड्रोजन के मल्टीपल एटम्स को नहीं गिना जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि H2S, क्या है प्यारे बच्चों, H2S। तो जो हमारा H2S है बच्चों, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, बट हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो हम उसके एटम्स को नहीं गिनते, मतलब हमें डाई लगाना चाहिए था बट हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा हाइड्रोजन ही लिखेंगे। चाहे H1 हो, H2 हो, H3, H4, H5, H6 कुछ भी हो, हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखेंगे अगर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट आ रहा है तो H क्या हो जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन। अब सल्फर, S का मतलब होता है सल्फर, और सल्फर किसी के पीछे जुड़ेगा तो वो हो जाएगा सल्फाइड।
ओके, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है बच्चे H2O। मैंने बताया था स्टार्टिंग में हाइड्रोजन है, कितने भी एटम हो कोई मतलब नहीं है, तो H2 को भी हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ही लिखेंगे। एक ऑक्सीजन है, एक को साइंस में कहते हैं मोनो और O को कहते हैं ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड।